चलो ठीक है, ये आज आप लोग का पहला क्वेश्चन। उसको पढ़ो तो ध्यान से। ये आप लोग के बुक के अंदर में मिसलेनियस एक्सरसाइज से क्वेश्चन है। पढ़ना हुआ सबका? हाँ सर। हाँ सर। ओके, इसके अंदर में देखो बेटा क्या दिया हुआ है। हम लोग को बोला हुआ है कि लेट आर बी अ रिलेशन फ्रॉम एन टू एन and R is defined as capital R is equal to ordered pair A comma B where A comma B both are natural and E is equal to B square। ठीक है, और उसके बाद में कुछ कुछ पॉइंट्स बोल रहा है, ये पूछ रहा है कि ये R से रिलेटेड पॉइंट्स क्या ये ट्रू होगा या ये फॉल्स होगा। ठीक है, इन पे कमेंट करना है हम लोग को। तो मैं सोल्यूशन में पहले दो महत्वपूर्ण बात लिखना चाहूंगा। पहला इंपॉर्टेंट बात मैं लिखना चाहूंगा कि R का डेफिनेशन क्या है। तो R का डेफिनेशन है बेटा ordered pair A comma B such that A comma B both belongs to natural number and A is equal to B square। ये है R का डेफिनेशन। और R कहाँ से कहाँ डिफाइंड है? तो R इज अ सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर इनटू नेचुरल नंबर। ठीक है, और R इज अ सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर इनटू नेचुरल नंबर का मीनिंग पिछले क्लास से हम जानते हैं कि R के अंदर में क्या होगा, ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर का पहला कंपोनेंट भी फ्रॉम नेचुरल नंबर और ऑर्डर्ड पेयर का दूसरा कंपोनेंट भी फ्रॉम नेचुरल नंबर। क्या यहाँ तक सारा चीज सबको समझ में आया? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। ओके, अब बेटा हम लोग को कमेंट करना है कि रोमन नंबर 1 वाला जो प्रॉपर्टी है क्या वो ट्रू होल्ड करेगा हमेशा, रोमन नंबर 2 वाला प्रॉपर्टी क्या वो ट्रू होल्ड करेगा, और रोमन नंबर 3 वाला प्रॉपर्टी क्या वो ट्रू होल्ड करेगा। तो इसमें एक चीज याद रखना कि कभी भी कोई प्रॉपर्टी अगर एक्चुअली ट्रू होल्ड करने वाला होता है ना, तब तो उसका क्या है कि हम लोग जनरल प्रूफ वगैरह देते हैं। और अगर कोई प्रॉपर्टी फॉल्स होता है या होल्ड नहीं करने वाला होता है तो हम क्या करते हैं कि उसके ऑपोजिट एक काउंटर एग्जाम्पल दे देते हैं। जो प्रॉपर्टी कह रहा है हम उसके विपरीत जाके जो प्रॉपर्टी का ऑपोजिट है उसका एक सपोर्टिंग एग्जाम्पल ढूंढते हैं। और अगर ऐसा कोई भी सपोर्टिंग एग्जाम्पल हमको मिल जाए जो प्रॉपर्टी के ऑपोजिट स्टेटमेंट को सपोर्ट कर रहा है तो इसका मतलब है वो प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगा। क्या ये वाला बात समझ में आया? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। ओके, तो बेटा अब मैं एक एक करके सॉल्व करता हूँ। जैसे सपोज करो कि रोमन नंबर 1 का बात करें तो 1 में अगर हम बोलें तो हम बोलेंगे A comma A belongs to R only for A is equal to 1। तो बोलोगे सर ऐसा क्यों? ऐसा बेटा इसलिए क्योंकि इसके सिचुएशन में भी क्या है, देखो कि R के अंदर में ऑर्डर्ड पेयर A comma B जाएगा, लेकिन कब जाएगा? कंडीशन ये लोग बोल रहा है कि जब first component of the ordered pair is square of the second component of the ordered pair। ठीक है, तो अगर मैं A के जगह पे 1 इमेजिन करता हूं दैट इज 1,1 ऑर्डर्ड पेयर विल बिलोंग टू R। तो ये ऑर्डर्ड पेयर R में होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें पहला कंपोनेंट क्या है 1 और दूसरा कंपोनेंट क्या है 1। क्या पहला कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट का स्क्वायर है? यस। ठीक है, और ये कौन से फॉर्मेट का है? A, A। लेकिन इसके अलावा बेटा अगर आप कुछ भी लेते हो, ठीक है, कुछ भी लेते हो, सपोज करो कि आप 2 ले लो A का वैल्यू, तो A का वैल्यू अगर आप 2 लोगे तो R के अंदर में ऑर्डर्ड पेयर क्या जाएगा तो सिचुएशन में 2,4। ठीक है, जो कि A, A के फॉर्मेट का नहीं है। बोलो आ रहा है समझ कि नहीं आ रहा है समझ? हाँ सर। ओके, तो बेटा इसको ऐसे ना लिख के हम बोलेंगे कि ordered pair A, A belongs to R only for A equal to 1, that is ordered pair 1, 1 belongs to R, but if A is equal to say कुछ भी ले लो 4 ले लो, तो उस टाइम पे then
A comma A ordered pair does not belongs to R. ठीक है, देखो ये चीज आया समझ कि नहीं आया समझ? हाँ सर। तो बेटा इसको फाइनली क्या कंक्लूड करना चाहिए हम लोग को कि ये स्टेटमेंट ट्रू स्टेटमेंट है या फॉल्स स्टेटमेंट है? फॉल्स। देयरफॉर इट इज फॉल्स। ठीक है, रोमन नंबर 2 पे बात करते हैं बेटा कि ऑर्डर्ड पेयर A, B अगर R को बिलोंग करता है तो दिस इंप्लाइज कि ऑर्डर्ड पेयर B, A भी R को बिलोंग करेगा। ठीक है, देखते हैं कि ये कितना सच है कितना झूठ है। रोमन 2, लेट A is equal to 4 and B is equal to 2। ठीक है, देन ऑब्वियसली 4, 2 जो है वो R को बिलोंग करेगा। स्टूडेंट्स ये बात आ रहा है समझ कि नहीं आ रहा समझ? रिस्पॉन्ड करो एक बार। हाँ सर। ओके, ये पक्का क्लियर हो गया ना सबको? एक बार थोड़ा सा एनर्जी के साथ में रिस्पॉन्ड करूं कि A का वैल्यू मैंने 4 लिया है, B का 2 लिया है, और इसमें यही इंडिकेट हो रहा है कि A का जो वैल्यू है वो B के वैल्यू का स्क्वायर है, और सिंस A का वैल्यू B के वैल्यू का स्क्वायर है इसीलिए ये ऑर्डर्ड पेयर R में जा पा रहा है, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर को R में एंट्री करने के लिए यही रेस्ट्रिक्शन लगाया हुआ था कि पहले एंट्री को दूसरे एंट्री का स्क्वायर होना पड़ेगा। मैं वापस पूछता हूँ, ये जो एजम्पशन मैंने करा है बेटा ये समझ में आया सबको? बोलो हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। ओके, अब बेटा इसका उल्टा सोचो। नाउ अगर आप A का वैल्यू 2 लेते हो, ठीक है, क्योंकि हम लोग को बोला हुआ है कि भैया यदि A, B जो है वो बिलोंग करता है तो B, A भी बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, तो अगर 4, 2 ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग कर रहा है तो आप मेरे को बताओ कि 2, 4 ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पे बिलोंग करेगा कि नहीं बिलोंग करेगा? नहीं। करेगा। नहीं। सर। तो मैं लिख दूंगा कि बट 2, 4 ऑर्डर्ड पेयर, सॉरी नहीं ठीक है, 2, 4 ऑर्डर्ड पेयर डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ये क्यों नहीं बिलोंग करेगा इसका रीजन समझ में आया है सबको? हाँ सर। क्यों नहीं करेगा बेटा? क्योंकि फर्स्ट एंट्री जो है इसमें फुलफिल नहीं कर रहा। यस वो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा। फर्स्ट एंट्री जो है इस ऑर्डर्ड पेयर का वो सेकंड एंट्री का या सेकंड कंपोनेंट का स्क्वायर तो नहीं है। 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट एंट्री कितना है? 2, तो इसीलिए ये ऑर्डर्ड पेयर आर को बिलोंग नहीं करेगा। तो इस एग्जांपल से हम क्या कह सकते हैं कि रोमन नंबर 2 का जो पॉइंट था वो ट्रू होगा या वो भी फॉल्स होगा? फॉल्स। 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 तो सर देयरफॉर हाँ सर एक डाउट था सर, अगर बोलो। इसमें दिया हुआ है A, B है तो हम लोग को सर A और B दोनों नेचुरल नंबर्स पे बिलोंग कर रहा है, तो हम लोग दोनों A और B को 1 भी तो ले सकता है क्या? ए और बी को दोनों को 1 ले सकते हो बेटा, लेकिन वो सिर्फ एक ही जगह हाँ पे हो वही, पाए। नहीं वही पूछ रहा था कि A और B अगर अलग वेरिएबल है तो मतलब वैल्यू सेम ले सकता है ना उसमें? हाँ वैल्यू सेम ले सकते हो क्योंकि दोनों इंडिविजुअली नेचुरल नंबर है, तो हाँ ए के कलेक्शन में भी मान लो कि 1 आएगा, बी के कलेक्शन में भी 1 आएगा, तो दोनों को 1 1 ले सकते हो। तो इसमें सिर्फ 1 वाला ही सेटिस्फाई करेगा शायद। सेकेंड वाले में हाँ 1, 1 के टाइम पे ही सेटिस्फाई करेगा, बाकी में नहीं करेगा। ठीक है, हाँ ओके स्टूडेंट्स, आया समझ में यहाँ तक कि नहीं आया समझ में? रिस्पॉन्ड करो एक बार। आया सर। आया तो सर। पहला वाला भी हाँ, फॉल्स सर। निकला, दूसरा वाला भी फॉल्स निकला, और तीसरा वाला को ना थोड़ा ध्यान से पढ़ लो। तीसरा वाला बोल रहा है कि ऑर्डर्ड पेयर A, B R को बिलोंग करे, ऑर्डर्ड पेयर B, C R को बिलोंग करे, और ये इम्प्लाई करे कि ऑर्डर्ड पेयर A, C R को बिलोंग करेगा। ठीक है, पढ़ना हुआ सबका? अब थर्ड केस थोड़ा सा इजी है वैसे तो, बस देखो ध्यान से आप लोग कि समझ में आता है कि नहीं आता। लेट ऐसा मान लो कि ऑर्डर्ड पेयर A, B जो है वो R को बिलोंग कर रहा है, एंड ऑर्डर्ड पेयर B, C जो है वो भी R को बिलोंग कर रहा है। ऐसा मान लो थोड़ी देर के लिए। ठीक है, अगर A, B ऑर्डर्ड पेयर R को बिलोंग कर रहा है तो क्या आप लोग मेरे को बता सकते हो कि A और B के बीच में क्या रिलेशनशिप रहा होगा? A is equal to B square. Therefore A is equal to B square. Very good.
और बेटा अगर बी कॉमा सी भी बिलोंग कर रहा है आर को, तो यहाँ पे बी और सी के बीच में क्या रिलेशनशिप रहा होगा? equals to B C. equals C square. बी इज इक्वल टू सी स्क्वायर। वेरी गुड, ठीक है। इसको मार्क कर लो इक्वेशन नंबर 1 और इसको मार्क कर लो इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अगर आप 2 को 1 में लगाते हो तो a इज इक्वल टू क्या निकलेगा? सी स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। दिस एम्प्लाइज a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? c पावर 4, ठीक है। आ रहा समझ? हाँ सर। लेकिन बेटा अगर आप चाहते थे कि ऑर्डर्ड पेयर a कमा c बिलोंग्स टू r हो, ठीक है, अगर आप चाहते हो कि a कमा c का ऑर्डर्ड पेयर जो है ये r में हो, तो उस टाइम पे हम लोग का रिक्वायर्ड रिलेशन क्या है a और c के बीच का? A equals to C square. a इक्वल टू सी स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर क्या निकल के आया? a इक्वल टू सी टू द पावर 4। तो बेटा क्या बोल सकते हैं हम यहाँ से कि ऑर्डर्ड पेयर a कमा c r को बिलोंग करेगा कि बिलोंग नहीं करेगा? ना, नहीं करेगा। नहीं करेगा। देयरफॉर ऑर्डर्ड पेयर a कमा c डज नॉट बिलोंग टू r। स्टूडेंट्स आ रहा समझ? नहीं आ रहा समझ? आ रहा है सर। हाँ सर। ओके, तो ये था बेटा 3 स्टेटमेंट, और तीनों स्टेटमेंट का अल्टीमेटली कुछ नहीं निकला, बात सारा का सारा फॉल्स निकला। देयरफॉर इसको भी मैं लिख देता हूँ कि इट इज फॉल्स, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के साथ बच्चों एनसीईआरटी में जितना भी सवाल है रिलेशंस का, वो सारा का सारा मैंने कवर कर दिया एक एक करके, ठीक है। अब आप लोग आराम से किताब खोलिएगा और देखिएगा कि सारा किया हुआ सवाल ही मिलेगा आप लोग को। और इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं रिलेशंस के ऊपर में, तो वो हम लोग अभी एक एक करके लिए। चलो इसको पढ़ो सब। तो ऐसा अभी जो कराया ऐसा और एक क्या? ऐसा क्वेश्चन हाँ। क्वेश्चन तो बेटा मिल जाएगा, एनसीईआरटी में तो नहीं है मेरे हिसाब से, लेकिन हाँ बाकी किताबों में मिल सकता है आपको, ठीक है। हाँ। ओके चलो नेक्स्ट वाले को अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये अब कुछ मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस चुना है आप लोगों के लिए, ताकि हम लोग अपने कंसेप्ट्स को और स्ट्रॉन्ग कर सकें। पढ़ो सब लोग इसको। ये सारा सिमिलर क्वेश्चन ही है जो लास्ट क्लास से लेके अभी तक हम लोगों ने कर रखा है। आराम से पढ़ो सब लोग और बताओ अगर कोई आइडिया आ रहा है तो कैसे करना है। आओ स्टूडेंट्स इसका डिस्कशन करें। सब लोग स्क्रीन पर देख रहे हो, एक बार रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ओके, सबसे पहले ये बताओ कि आर जो रिलेशन है वो कौन से सेट से कौन से सेट पे डिफाइंड है? A N 3 और into N। 6 होगा। हाँ हाँ, A 3 और 6 ही होगा शायद। N पे। देखते हैं। पहले जो मैं पूछ रहा हूँ उस पे फोकस करो, मेरे को उसका आंसर बताओ। मैं दोबारा पूछ रहा हूँ, रिलेशन आर कहाँ से कहाँ डिफाइंड है बच्चों? थोड़ा सोच के बताओ। N to N। N into N। नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स, और नेचुरल नंबर्स पे अगर डिफाइंड है मतलब इसका डोमेन भी नेचुरल नंबर और इसका कोडोमेन भी नेचुरल नंबर, ठीक है। तो सॉल्यूशन बिगिन करते हैं इसका। देखो सबसे पहले आर का डेफिनेशन, आर का डेफिनेशन है यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर a कमा b सच दैट a प्लस 3b is equal to 12 and R is a subset of n into n। तो कहने का मतलब कि R के अंदर जो भी ऑर्डर्ड पेयर होगा a कमा b, पहला वाला भी नेचुरल होना चाहिए और दूसरा एंट्री भी नेचुरल होना चाहिए, ठीक है। और ऑर्डर्ड पेयर R के अंदर कब जाएगा? जब उन लोग के बीच में ये कंडीशन फुलफिल हो रहा होगा, ठीक है। अब इसके अंदर में आप लोग को याद होना चाहिए कि डोमेन का मतलब हो जाएगा सारे फर्स्ट कंपोनेंट का कलेक्शन और रेंज का मतलब हो जाएगा सारे सेकंड कंपोनेंट का कलेक्शन। अब डोमेन रेंज को ढूंढने के लिए कोई नया काम नहीं करना है हम लोग को वही पुराना काम करना है। एक एक करके सारा ऑर्डर्ड पेयर निकालो, रूस्टर फॉर्म में आर को लिखो और वहां से देख के डोमेन और रेंज के ऊपर में कमेंट करो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, वी हैव a प्लस 3b इज इक्वल टू 12, ठीक है। अब यहाँ से किसी भी एक को फ्री कर लो आप, सपोज करो कि जैसे आप b को ही फ्री कर लो तो 3b इज इक्वल टू 12 माइनस a, और यहाँ से b इज इक्वल टू 12 माइनस a डिवाइडेड बाई 3।
आप चाहते तो ए को भी फ्री कर सकते थे, कोई स्टूडेंट अगर चाहे तो वो ऑब्वियसली इससे भी कर सकता है कि a इज इक्वल टू 12 माइनस 3b, 12 माइनस 3b। मतलब या तो आप a को फ्री कर लो या फिर आप b को फ्री कर लो, और फ्री करके मतलब आप क्या करो कि दूसरे वेरिएबल का एक एक करके वैल्यू डालना शुरू करो। मैं फिलहाल इससे प्रोसीड करूंगा, आप घर पे चाहो तो इसको भी ट्राई करके इससे भी प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है। बी से इजी होगा थोड़ा सा, बी में जल्दी से आ जाएगा जल्दी। हाँ वैसा ही कुछ। तो देखो क्या होगा कि जैसे ए हम जानते हैं यहाँ पर कि पक्का क्या होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए। तो नेचुरल केस में बेटा सबसे पहला वैल्यू ए क्या ले सकता है, बताओ मेरे को सब लोग। 1 1 ले सकता है। तो एट ए इक्वल टू 1 बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 12 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3, दिस इज इक्वल टू 11 बाई 3। ये नेचुरल है या ये नेचुरल नहीं है? नहीं नहीं है, नेचुरल नहीं है बेटा, तो ये कट गया, डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल। एंड देयरफॉर यहाँ से आप सोचो कि 1,11/3 जो है वो आपके रिलेशन में आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। नहीं आएगा। तो ये तो गया ऑप्शन, ठीक है। फिर एट a इक्वल टू 2 का सोचो, और अब थोड़ा फास्ट सोचेंगे, बताओ तो क्या होगा। b इज इक्वल टू 12 10/3। 2/3। इसमें भी दुखी हो रहा है मेरे को क्योंकि ये नेचुरल नहीं, तो सर उससे रिलेशन करने में से फटाफट निकल गया सारा। किससे? वो a को फ्री करके a A को free। equals to 12 minus 3b। नहीं मैं थोड़ा बेटा अभी लंबा रास्ता ही लूंगा क्योंकि ये सर नया है इसमें ना। अगर बी का वैल्यू बैठा है तब ज्यादा सिंपल होगा। बी में हाँ, 1 2 3 लगा दो। सिंपल इजी का बेटा यहाँ पे पॉइंट नहीं है, मतलब मैं चाहता हूँ कि एक बार आप लोग थोड़ा सा फील लो, ठीक है। हाँ सर, और हाँ बाद बाकी फिर तो एग्जाम है जो आप लोग के लिए अप्रोप्रिएट रहे, ठीक है। अब 3 पे देखो बेटा क्या हो जाएगा, 12 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3, दिस इज इक्वल टू 9/3 विच इज इक्वल टू 3 विच बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि भैया ठीक है, देयरफॉर ए भी नेचुरल है और बी भी नेचुरल है, तो 3,3 जो है वो रिलेशन में आएगा, ठीक है। फिर 3 क्रॉस करने के बाद में a इज इक्वल टू आप 4 ले सकते हो, b इज इक्वल टू आ जाएगा 12 माइनस 4/3 जो कि 8/3। तो ये फालतू है, कोई काम नहीं। फिर इसके बाद में a इक्वल टू 5, ये भी फालतू रिजल्ट ही देगा आप लोग को, 12 माइनस 5/3 विच इज इक्वल टू 7/3, डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल, फालतू गया ये भी। a इज इक्वल टू 6, तो इसमें b इज इक्वल टू आ जाएगा 6/3 विच इज इक्वल टू 2, बिलोंग्स टू नेचुरल। तो यहाँ से अपने को मिल जाएगा कि ऑर्डर्ड पेयर 6,3 बिलोंग्स टू R। फिर a इज इक्वल टू 7, ये वेस्ट हो जाएगा, 12 माइनस 7/3, 5/3 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल। 7 के बाद में 8, मतलब इसमें 12 तक पूरा जाएगा। और मैं बस ये इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग ये समझ लो कि देखो आंसर दोनों से ही आता है, लेकिन वही है कि इंटेलिजेंट चॉइस जो है वो आपको खुद करना पड़ेगा एग्जाम हॉल में बैठ के। तो a इक्वल टू 8 लेने पे बेटा क्या हो जाएगा, देखो b इज इक्वल टू 12 माइनस 8/3 विच इज इक्वल टू 4/3 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल। तो बात आगे नहीं बढ़ेगा। a इक्वल टू 9, इस टाइम पे b इज इक्वल टू 12 माइनस 9/3, इसमें कुछ बात बन सकता है, ये आ जाएगा 1। अब 1 नेचुरल है तो देयरफॉर हम कह सकते हैं ऑर्डर्ड पेयर 9,1 बिलोंग्स टू R। और 9 के बाद में वही 10, 11 और 12, तो उन तीनों में ही हम लोग को दुख लगेगा। 10 के टाइम पे b इज इक्वल टू आ जाएगा 12 माइनस 10/3 यानी कि 2/3 जो कि नेचुरल नहीं है, तो ये चीज़ यहाँ अटक गया। a इक्वल टू 11 लेते हो 1/3। तो b इज इक्वल टू आएगा 12 माइनस 11/3 यानी कि 1/3, ये भी नेचुरल नहीं है, ये चीज़ भी यहाँ पर अटक गया। फिर नेक्स्ट एक हम लोग ले सकते हैं कि a इक्वल टू सीधा 12 ही ले लें, लास्ट पॉसिबल ऑप्शन। तो इस बार क्या होगा कि b इज इक्वल टू आ जाएगा 12 माइनस 12/3 विच इज इक्वल टू काइंड ऑफ 0, बट 0 इज अगेन नॉट अ नेचुरल नंबर, तो यहाँ से भी कोई खास फायदा हुआ नहीं।
और इससे आगे अगर कोई विद्यार्थी चला जाए तो उसको बहुत ज़्यादा ही क्लियर हो जाएगा। भाई देखो 12 माइनस 13 जो है डिवाइडेड बाई 3, ये सीधा आएगा -1/3 विच इज़ क्लियरली नेगेटिव, तो वो तो नेचुरल हो ही नहीं सकता। और इसके आगे आप ए का जितना भी वैल्यू इंक्रीज करोगे कोई मतलब नहीं बनता, हमेशा आपको बी का करस्पॉन्डिंग वैल्यू नेगेटिव मिलता रहेगा। तो यहाँ पे हमारा सर्च जो है वो स्टॉप हो जाना चाहिए। क्या यहाँ तक पूरा बात समझ में आया? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। तो बेटा कुल मिला के कितना ऑर्डर्ड पेयर आपको दिख रहा है कि हम लोग के फेवर में आया है? 3। 3 1 3,3 6,3 2 और 9,3 3, सॉरी 9,1 3। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ therefore r is equal to 6,3 3,3 और 9,1। स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड सर करो। 6,2 होना चाहिए। 2,6 होना चाहिए। 2,6 नहीं बेटा 6,2। सर इसमें और उसमें आंसर्स अलग अलग निकल रहे हैं ना? नहीं अब बेटा आंसर सेम ही आएगा दोनों से। फिर चलो मैं दूसरा आंसर भी करके दिखाई देता सेम आएगा। हूँ, मैं दिखा देता हूँ। पहला क्वेश्चन है इसीलिए कंफ्यूजन हो सकता है आप लोगों को, मैं दिखा देता हूँ उसको। सपोज करो कि दूसरे वाले से कोई अप्रोच करता है कोई स्टूडेंट, ठीक है, तो उसके साथ में क्या होगा, देखो वो क्या स्टार्ट करेगा, वो स्टार्ट करेगा बी के वैल्यू से। तो बी का वैल्यू वो पहला क्या लेगा 1, ठीक है। तो इस टाइम पे उसको मिल जाएगा एट बी इज इक्वल टू 1 x इज इक्वल टू x नहीं सॉरी a इज इक्वल टू 12 माइनस 3 कितना आ जाएगा 9, ठीक है। तो इस टाइम पे ऑर्डर्ड पेयर तो अभी भी अपना a कॉमा बी ही होना चाहिए। तो a का वैल्यू कितना आया 9, ठीक है। तो 9 कॉमा यहाँ पर कितना आ जाएगा समझ 1, गया। ठीक है। फिर वही एट b इज इक्वल टू मान लो कि 2 ले लो, तो यहाँ पर a इक्वल टू आ जाएगा 12 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 6। तो अल्टीमेटली यहाँ से भी ऑर्डर्ड पेयर तो a कमा b ही होना चाहिए, तो वो हो जाएगा 6,2 बिलोंग्स टू r। फिर एट b इज इक्वल टू 3 ले लो, ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 12 माइनस 9, दिस इज इक्वल टू 3। यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर 3,3 हो जाएगा, ठीक है। 3,3 ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग्स टू r। अब इसके आगे जैसे अगर आप एट b इज इक्वल टू 4 ट्राई करते हो, ठीक है, तो उस टाइम पे a का वैल्यू 0 आ जाएगा, यस, जो कि नेचुरल नहीं होगा, ठीक है। तो 4,0 हम लिखेंगे कि डज नॉट बिलोंग्स टू r, क्योंकि 0 जो है वहाँ पर नेचुरल नहीं। कि ये वाला चीज आया समझ? रिस्पॉन्ड करो एक बार हाँ या ना। हाँ सर। तो मेथड नंबर तो क्या मतलब अप्रोच नंबर 2 से जो है वो थोड़ा जल्दी से आंसर कंप्लीट हो जाएगा, उसमें जल्दी से हम लोग को दिखाई पड़ गया, ठीक है। ये था, आप समझो कि मेथड 1 या अप्रोच 1, और ये हो गया हम लोग का मेथड 2 या अप्रोच 2। अब ये चीज ये आपका अपना मतलब क्या है कि कॉमन सेंस का बात है कि आप एग्जाम में इमेजिन कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो, किससे छोटा सोल्यूशन आएगा। हालांकि मेन जो इक्वेशन आपको दिया हुआ रहेगा ना, उसमें से आप किसी भी वेरिएबल को फ्री करो, चाहे ए को फ्री करो चाहे बी को फ्री करो, फर्क नहीं पड़ता। आप कोई भी इक्वेशन से प्रोसीड करो, चाहे इससे चाहे इससे, आंसर दोनों से सेम ही आएगा। और आंसर निकालने का तरीका यही है कि एक वेरिएबल को फ्री करो, उसको दूसरे के टर्म्स में एक्सप्रेस करो, और उसके बाद में उस दूसरे वेरिएबल का एक एक करके नेचुरल वैल्यू लेना स्टार्ट कर दो, एक बार 1, एक बार 2, एक बार 3। तो धीरे से आप देखोगे कि थोड़ा आगे जाने के बाद में सारा कैलकुलेशन आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि स्टॉप हो जाएगा। तो यहाँ तक पूरा समझ में आया? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। ओके, तो एग्जाम में बेटा वाइज चॉइस लेना आप लोग, ऑब्वियसली जो छोटा हो वो लेना, और थोड़ा सा जो भी कुछ लो लेकिन थोड़ा अलर्ट होके काम करना, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि छोटा वाला ले लिया और फिर जल्दबाजी में क्या है कि एक दो वैल्यू ही गलत बिठा दिया, या एक दो वैल्यू भूल गए बिठाना, वैसा नहीं। कुछ भी करो तो एकदम फोकस होके करना। चलो यहाँ से डोमेन बताओ सब लोग मेरे को, क्या होना चाहिए इसका? सर डोमेन 639। 639 369 सब करेक्ट। रेंज बताओ। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ऊपर के हिसाब से 2 3 1 एक ही बात, ठीक है। ये समझ आया सबको? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। ओके,
ये वाला क्वेश्चन बेटा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट इसको देखो, R is a relation on Z defined by R is equal to x comma y ordered pair such that x square plus y square is equal to 25. Find R, its domain and its range। सारा चीज फाइंड करना है हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये बताओ आप लोग कि यहाँ पर R जो है वो कहाँ से कहाँ डिफाइंड है? Z to Z, मतलब जो ऑर्डर्ड पेयर R के अंदर जाएगा x कॉमा y, वो दोनों कंपोनेंट को, पहले वाले को भी और दूसरे वाले को भी, किस सेट से आना होगा? Z इंटीजर से आना होगा। ये बात सबको क्लियर है? और उनके बीच में बेटा कौन सा रिलेशनशिप सेटिस्फाई होना चाहिए? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। बोलो आ रहा है समझ, नहीं आ रहा समझ? हाँ सर। हाँ सर। ओके, तो सोल्यूशन में बेटा R इज इक्वल टू, मैं एक बार वापस से डेफिनेशन रिपीट कर देता हूँ कि ऑर्डर्ड पेयर x कमा y, कंडीशन इज की उनके बीच में ये रिलेशनशिप फुलफिल होना चाहिए, इक्वल टू 25, एंड वी हैव की R सबसेट Z इनटू Z। इसका अंडरस्टैंडिंग कुछ नहीं कि अगर ऑर्डर्ड पेयर x कमा y R के अंदर है, फर्स्ट कंपोनेंट शुड कम फ्रॉम Z, सेकंड कंपोनेंट मस्ट आल्सो कम फ्रॉम Z, ठीक है। अब इसको भी प्रॉपर्ली रूसर फॉर्म में फाइंड करने का तरीका क्या होगा कि जो इक्वेशन मेरे को दिया गया है उसी को मैनिपुलेट करके आगे बढ़ने का ट्राई करूँ। देखो हियर वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अब आप लोग बताओ किसको फ्री करें? किसी को भी कर लो, फर्क नहीं पड़ेगा। मान लो कि मैं वाई स्क्वायर को कर लेता हूँ, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू बेटा कितना आ जाएगा यहाँ पर? 25 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। अब x का एक एक करके हम लोग वैल्यूज लेना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या क्या देखो, सारा वैल्यू तो मैं अभी शो नहीं करूंगा, कुछ वैल्यूज हम लोग लॉजिक से भी लिखेंगे, ठीक है। थोड़ा ध्यान से सुनना आप लोग। मैं एक बार x के वैल्यूज को 0 से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, एट x इक्वल टू 0। और इस बार कैलकुलेशन में शो नहीं करूंगा, मैं बोलूंगा बस। हाँ बोलो बेटा। एक बार क्वेश्चन दिखाइए ना, उसमें सारा सेट वो रिलेशंस ढूंढना है, फिर सिर्फ डोमेन और रेंज है? तीनों अच्छा चीज ढूंढना, रिलेशन भी R ढूंढना, डोमेन भी है, रेंज भी, ठीक है। ठीक है। हालांकि डोमेन रेंज भी अगर रहता तो भी मेरा सजेशन है कि पूरा ढूंढ लो, उसके बाद ही कमेंट करो। जनरली करने से थोड़ा चांसेस है कि एक दो वैल्यू क्या पता छूट जाएगा आपको, ठीक है। एनीवेज बिगिन करते हैं इसको। वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर बेटा क्या हुआ देखो, वाई स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से निकलेगा 25 और यहाँ से वाई इज इक्वल टू कितना निकल जाएगा? प्लस माइनस 5। बोलो आया समझ, नहीं आया समझ? ओके। हाँ सर। अब बेटा यहाँ से आप क्या कह सकते हो, देखो 0,5 जो है वो भी आपके R को बिलोंग करेगा, एंड 0,-5 जो है, क्योंकि y का दूसरा वैल्यू मिला है हम लोग, मतलब दो वैल्यू मिला है y का हम लोग को, वो भी R को बिलोंग करेगा। क्या ये लॉजिक समझ में आया? बोलो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। x के एक वैल्यू से हमको y का कितना वैल्यू मिला? दो वैल्यू मिला, और दोनों के ही करस्पॉन्डिंग जो ऑर्डर्ड पेयर क्रिएट होगा वो R को बिलोंग करेगा। एक बार और पूछता हूँ, क्या ये बात क्लियर है सबको? बोलो हाँ या ना। हाँ सर। ओके। उसके बाद बेटा एट, अगर आप x इक्वल टू 1 लेते हो, तो 0 के बाद में नेक्स्ट हम सोचेंगे 1 के बारे में, तो 1 अगर लेते हो तो 1 में हम देखेंगे कि वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा? 24, ठीक है। y इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 24 में लिखूंगा, लेकिन ये इंटीजर नहीं है, डज नॉट बिलोंग टू इंटीजर, तो आगे फर्दर यहाँ कुछ सोचने का मतलब नहीं बनता, ठीक है। स्टूडेंट्स आया समझ, नहीं आया समझ? हाँ सर। x इक्वल टू बेटा यदि 2 ले लेते हैं तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 4 यानी कि 21 हो जाएगा। y इज इक्वल टू बेटा यहाँ से प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 21। अगेन सिंस इट इज नॉट अ इंटीजर, ये इंटीजर नहीं है, तो फर्दर बात करने का कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि हमारा ऑर्डर्ड पेयर में दोनों कंपोनेंट इंटीजर होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे x इक्वल टू 3 पे, ठीक है। अभी 3 थोड़ा इंटरेस्टिंग है, 3 पे कुछ बात बनेगा। वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा बेटा 25 माइनस 9 विच इज 16, और वाई स्क्वायर का वैल्यू यदि 16 है तो वाई का वैल्यू हम देख सकते हैं कितना हो जाएगा? प्लस माइनस 4, ठीक है। और अगर y का वैल्यू प्लस माइनस 4 होता है तो यहाँ से हम कमेंट कर सकते हैं कि 3,4 ये ऑर्डर्ड पेयर भी R में होगा, एंड 3,-4 ये ऑर्डर्ड पेयर भी R में होगा,
बोलो स्टूडेंट्स, आया समझ नहीं आया समझ? हाँ सर। ओके, 3 के बाद बेटा नेक्स्ट हम लोग लेंगे x का वैल्यू कितना, 4। ठीक है, तो सर वहां पर भी कुछ बात बनेगा, बोलो। सर ऐसे -3 भी तो ले सकते हैं। बेटा वो रुक के, मतलब एक बार हम लोग एक साइड, मतलब थोड़ा देर आप रुक जाओ, 2 मिनट, हाँ मैं हाँ उस ठीक। पर कमेंट करूंगा। ठीक है, 4 अगर लेते हो x का वैल्यू तो वाई स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 25 माइनस 16, जो कि निकल के आएगा 9। तो y इज इक्वल टू बेटा यहाँ से आ जाएगा +-3, और यहाँ से भी हमारा कमेंट कि 4,3 वो भी r में होना चाहिए, एंड 4,-3 वो भी r में होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में बेटा x इक्वल टू हम 4 पे कर लिए बात, अब बात करेंगे x इक्वल टू 5। अब x इक्वल टू 5 पे यदि बात करते हो तो वाई स्क्वायर इक्वल टू होगा 25 माइनस 25 विच इज इक्वल टू 0। वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, तो वाई इज इक्वल टू सिंपली यहाँ पर 0 ही रहेगा। तो 5 के साथ में 2 पेयर नहीं बनेगा, 5 के साथ में एक ही बनेगा, 5,0 बिलोंग्स टू r। ठीक है, अब इसके आगे अगर आप जाते हो तो आप देखोगे कि गड़बड़ हो जाएगा। मानो कि x इक्वल टू मैं 6 लेता हूँ, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 25 माइनस 36 विच इज इक्वल टू -11। अभी वाई स्क्वायर का वैल्यू -11 तो नॉट पॉसिबल। ठीक है, मतलब पॉसिबल है लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर में पॉसिबल है। अब हम लोग को तो रियल नंबर में बात करना है, तो रियल नंबर में क्या है कि -11 वाई स्क्वायर का वैल्यू तो एक्सेप्टेबल नहीं है। क्या ये वाला बात समझ में आया? बोलो हाँ या ना। हाँ सर। अब इससे ये आइडिया मिला बेटा कि 6 के और आगे जाके कोई फायदा नहीं है। 7, 8, 9, 10 अगर कुछ भी लेंगे तो हर बार वाई स्क्वायर का वैल्यू हम लोग करस्पॉन्डिंग क्या मिलता रहेगा, नेगेटिव, जो कि कभी एक्सेप्ट हो नहीं पाएगा। तो फर्दर पॉजिटिव डायरेक्शन में अब हम लोग और एक्सप्लोर नहीं करेंगे। ठीक है, अब इसमें लेकिन बात क्या है कि सिंस ये रिलेशनशिप इंटीजर पे डिफाइंड था, तो नेगेटिव डायरेक्शन भी एक्सप्लोर हो सकता है, मतलब 0 के पीछे, यानी कि -1, -2, -3, इन सबको भी हम लोग को एक्सप्लोर करना चाहिए। ठीक है, और उसमें एक यहाँ पर ऑब्जर्वेशन है जो आप अगर कर सको तो आराम से आपको आंसर समझ में आ जाएगा। वो ऑब्जर्वेशन क्या है कि सिंस ये जितना भी वेरिएबल्स यहाँ पर मेंशन्ड है सारा का सारा किस में, स्क्वायर में। बोलो आ रहा है समझ, नहीं आ रहा समझ? हाँ सर। तो +1 यानी कि +1 रखने पे जो इफेक्ट होगा और -1 रखने पे जो इफेक्ट होगा वो सेम टू सेम होगा। बोलो आया बात समझ के नहीं आया समझ? ओके, तो अब बेटा 0 का काउंटर पार्ट तो -0 का तो कोई सेंस नहीं बनता है। 0 - 0 तो एक ही चीज है। बोलो हाँ या ना। हाँ सर। ओके, 1 और -1 पे इफेक्ट सेम रहेगा, तो -1 पे भी y का करस्पॉन्डिंग वैल्यू आपको कितना मिलेगा, ±√24, और वहां से रिलेशन में कोई नया ऑर्डर्ड पेयर तो इंक्लूड होगा नहीं। बोलो हाँ या ना। हाँ सर। ओके, 2 पे भी बेटा वैसा ही कि अगर x के जगह पे मैं 2 के जगह -2 बिठाता हूँ तो भी इम्पैक्ट तो वही रहेगा। y इज इक्वल टू अभी भी कितना निकलेगा, ±√21 विच इज नॉट इंटीजर, और ये अगर इंटीजर नहीं है तो कोई नया ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में इंक्लूड नहीं कर रहा है ये। बोलो यहाँ तक बात समझ में आया? बोलो हाँ या ना। हाँ सर। अब 3 लेकिन क्या है कि इंटरेस्टिंग पॉइंट। 3 इंटरेस्टिंग पॉइंट क्यों है बेटा कि x इक्वल टू 3 अगर आप लेते हो तो आप देख रहे हो यहाँ पे कि क्या हो रहा है, ऑर्डर्ड पेयर 3,4 r में है और 3,-4 भी r के अंदर में है। अब अगर आप x के जगह पे -3 भी बिठाते तो क्या आपको लगता है कि y का वैल्यू तभी भी +-4 ही आता? बोलो हाँ या ना। हाँ सर। तो उस टाइम पे तो 2 और नया ऑर्डर्ड पेयर इंक्लूड होता। बोलो हाँ या ना। हाँ सर। और वो ऑर्डर्ड पेयर क्या क्या होता बताओ? -3,4 -3,-4 -3,4 बिलोंग्स टू r एंड -3,-4 बिलोंग्स टू r। क्या ये नया ऑर्डर्ड पेयर का एडिशन इन r ये समझ में आया आप लोग को कि नहीं आया समझ में? हाँ सर। हाँ सर। और जरूरी नहीं है कि उसके लिए कैलकुलेशन आप शो करो। ठीक है, स्टूडेंट्स क्लियर है नहीं क्लियर है, रिस्पॉन्ड करो एक बार। हाँ सर। हाँ सर। ओके, मतलब जहां जहां पॉसिबिलिटी होगा पहले मेंटली हम सोचेंगे और जहां जहां पॉसिबिलिटी होगा एडिशनल ऑर्डर्ड पेयर्स हम लोग ऐड कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ 4 पर देखो, 4 पर मेरे हिसाब से पॉसिबिलिटी है कि अगर 4 की जगह पे -4 लिया जाए तो भी y का वैल्यू तो +-3 ही आएगा।
बोलो स्टूडेंट, आ रहा समझ नहीं आ रहा समझ? हाँ सर। यहाँ पे बेटा दो और ऑर्डर्ड पेयर ऐड होगा, -4, 3, दिस विल बिलोंग टू R, एंड -4, -3, ये ऑर्डर्ड पेयर भी बिलोंग्स टू R। बोलो क्लियर हुआ नहीं क्लियर हुआ? हाँ सर। हाँ सर। बेटा फिर 5 के केस में आप लोग बताओ कि -5 लेने से भी आपको लगता है कि y का वैल्यू 0 ही निकल के आएगा? हाँ बेटा यहाँ से क्या मिल जाएगा? यहाँ से 2 नहीं मिलेगा, यहाँ से एक एक्स्ट्रा ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा। क्या मिलेगा? -5, 0 बिलोंग्स टू R। और -5 से नीचे अगर उतरते हो, मतलब -6, -7, -8 सोचते हो, तो उन सारे के टाइम पे यही होगा कि वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना निकल के आएगा? नेगेटिव निकल के आएगा। तो उन सारे को तो इंक्लूड हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो ये स्ट्रेटेजी होता है कि पहले पॉजिटिव डायरेक्शन में पूरा एक्सप्लोर कर लो, जब पॉजिटिव डायरेक्शन आपको बता दे कि भैया और नहीं हो सकता, तो एक बार आप नेगेटिव डायरेक्शन के बारे में सोच विचार करो। और सोच विचार भी ज़्यादा नहीं करना होता है, वो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ कहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डर्ड पेयर ऐड होने वाला है। क्या ये पूरा का पूरा एनालिसिस समझ में आया आप लोग को? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ओके बेटा, तो अब मैं लिख देता हूँ कि आर का एक्चुअली वैल्यू होगा क्या यहाँ पर। काफ़ी खतरनाक सही होगा। आर इज इक्वल टू, देखना यहाँ पर 0 अगर लेते हैं एक्स का वैल्यू, तो वाई का वैल्यू 5 पॉसिबल है, और 0 के साथ में -5 पॉसिबल है। 1 के साथ में कोई पॉसिबिलिटी नहीं बन पाया था, 2 के साथ नहीं बना था, 3 के साथ बना था। तो 3 के साथ में एक 4 था, और 3 के साथ में एक -4 था, और 3 और -3 दोनों से ही पॉसिबिलिटी बना था। तो -3 के साथ एक 4, और -3 के साथ एक -4। फिर 3 के बाद में 4 से पॉसिबिलिटी बना था, तो 4 के साथ में 3, 4 के साथ में -3। 4 का पॉसिबिलिटी बना है तो -4 का भी पॉसिबिलिटी बनेगा, -4 के साथ में 3, और -4 के साथ में -3। फिर 5 के साथ पॉसिबिलिटी बना, तो 5 के साथ में 0, और -5 के साथ में 0। ये हो गया आपका बेटा कंप्लीट सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। रिस्पॉन्ड करो, आया समझ नहीं आया समझ? हाँ सर। हाँ सर। ओके बेटा, तो अब डोमेन और रेंज फटाफट डिसाइड करो। डोमेन क्या होगा? 0, 3, 3 -3, 4, -4, -4 5, -5। ठीक है। और रेंज क्या होगा? 5 -5 5, -5, 4 4, -4 -4, 3 3, -3। -3, और 0। सेम ही है मतलब। ठीक है। हाँ रिस्पॉन्ड करो, क्या ये पूरा सोल्यूशन 100% क्लियर हुआ आप लोग को या नहीं क्लियर हुआ? हाँ सर। हाँ सर। बढ़िया बेटा, आगे बढ़ते हैं यहाँ से। नेक्स्ट ये वाला देखो, ये शायद हम लोग कर लिए थे क्या इस टाइप का? हाँ सर। हाँ चलो फिर भी एक बार फटाफट रिवीजन हो जाएगा ज्यादा। एग्जैक्टली सेम ही था क्या वो वाला? शायद उसमें 6 भी था। 6 था 5 नहीं था। हाँ 6 था। चलो ठीक है, फिर भी एक बार कर लेते हैं। बताओ तो आप लोग ही बता दो, अगर आप लोग को अच्छे से याद है तो क्या होना चाहिए। मैं ज्यादा कुछ डिटेल्स में यहाँ पर नहीं लिखूंगा, डायरेक्टली आर का ऑर्डर्ड पेयर्स को बताओ आप लोग। 1 के साथ में क्या क्या 1 के आएगा? साथ 1 1 सारा 1 2 के साथ में सारा 1 आएगा। 1 3 1 1 2 1 3 1 4 और 1 5। वेरी गुड। और 2 के साथ बताऊं? 2 1 2 और 4। 2 4। 2 1 नहीं पहले बेटा, 2 2। 2 2 2 और 2 4। हाँ सॉरी 2 2 2 4 3 के साथ सिर्फ 3 3। 3 3 4 के साथ सिर्फ 4 4, और 5 के साथ सिर्फ 5 5। स्टूडेंट्स आया समझ नहीं आया समझ? हाँ सर। ओके। डोमेन रेंज वगैरह तो कुछ पूछा नहीं। नेक्स्ट ये वाला देखो, आर इज अ रिलेशन। यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ है, ऑन होना चाहिए था। ऑन ए इक्वल टू दिया, पढ़ लो आप लोग, क्वेश्चन पढ़ लो, मैं इसको थोड़ा सा रेक्टिफाई कर देता हूँ आगे पीछे। सर मतलब a into a ना? हाँ, ए इंटू ए का सबसेट होगा बेटा ये।
R is a relation on A equal to 0 to 10 given by R is equal to ordered pair x comma y such that 2x plus 3y equal to 12. Find R, its domain, its range, and also draw its arrow diagram. ठीक है, चलो बताओ किसको फ्री करना सही रहेगा इस बार? X. X. दोनों ही एक समान होंगे। तो डिलेमा वाला बात हो गया बेटा, दोनों यदि एक समान है तो नहीं मतलब दोनों में इक्वली एफर्ट लगेगा इसमें, इक्वली एफर्ट लगेगा। चलो बढ़िया, ये डिवाइड होगा। गुड। नहीं, यही चीज मैं चाहता हूँ कि आप लोग के अंदर में डेवलप हो। ठीक है, कि जैसे इक्वल लग रहा है कि कहीं पर अगर मान लो कि छोटे में आंसर हो जाएगा, ये चीज समझना पड़ेगा। बाकी अच्छा लग रहा है मेरे को देख के डेवलप हो रहा है वो चीज धीरे धीरे आप लोगों में। आर सबसेट ऑफ ए इनटू ए। ठीक है, चलो बिगिन करते हैं। ज़्यादा बोलने का तो कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर सीधा ही कर सकते हैं हम लोग कि रिलेशनशिप है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। तो x को ही हम लोग थोड़ा सा खाली कर लेते हैं। 2x इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा, x को खाली करते समय लेकिन थोड़ा सा आप लोग सतर्क रहना। हाँ, ऑर्डर्ड पेयर उल्टा मत कर देना, जैसे खुशी कर रही थी एकदम पिछले वाले क्वेश्चन में। खुशी याद है? हाँ सर। तो वो उल्टा वाला गड़बड़ नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है? हाँ उसका थोड़ा ख्याल रखेंगे। ठीक है सर। देखो यहाँ पर 2x इज इक्वल टू 12 माइनस 3y, यहाँ से x इज इक्वल टू हो जाएगा 12 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब a जो है वो ध्यान रखना कि 0 से लेकर 10 तक है इंटीजर्स। ठीक है, तो y का हम लोग एक एक करके वैल्यू डालना स्टार्ट करेंगे। एट y इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू मिल जाएगा, डायरेक्टली लिख दूं? हाँ हाँ सर। कितना आएगा बेटा? 6। ठीक है, और 6 मतलब a में है तो इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं? 6,0 बिलोंग्स टू R। फिर एट y इज इक्वल टू 1 लेते हो बेटा तो 12 माइनस 3 9 9/2, x इक्वल टू 9/2। अब ये जो है ये a में नहीं है तो आगे फर्दर बात करने का कोई मतलब नहीं बनता। एट x इक्वल टू 2, 12 माइनस 6 नहीं बेटा 4 तो नहीं, 6/2 3 होगा शायद। हाँ 3 होगा। x इक्वल टू 3। अब ये दोनों ही a में है तो यहाँ पर बात ठीक है। देयरफॉर 3,2 ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग्स टू R कहेंगे हम। फिर 2 के बाद में बेटा हम लोग को y को क्या लेना चाहिए? एट y इज इक्वल टू 3, मतलब ऑफिशियली सारा ही लेते जाओ। x इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 12 माइनस 9 यानी कि 3, तो x आएगा 3/2। तो ऑर्डर्ड पेयर बन नहीं पाएगा यहाँ से क्योंकि ये a में बिलोंग नहीं करेगा। फिर एट y इज इक्वल टू 3 के बाद बेटा 4 पे थोड़ा फायदा होगा शायद। x इक्वल टू आ जाएगा 0। अब 0 क्या है कि a में बिलोंग कर रहा है, इसलिए यहाँ पे बेनिफिशियल ही है हमारे लिए। देयरफॉर हम कहेंगे कि ऑर्डर्ड पेयर 0,4 बिलोंग्स टू R। 4 को लेकिन अगर आप y के केस में क्रॉस करते हो, जो कि ऑफिशियली कर सकते हो क्योंकि y जो है वो 0 से लेकर 10 तक का कोई भी वैल्यू ले सकता है, तो एट y इज इक्वल टू अगर 5 लेते हो तो उस केस में जो x का वैल्यू है वो आपके लिए हो जाएगा हाँ 12 माइनस 15/2 यानी कि माइनस 3/2। तो अब ये तो एकदम ही a से बाहर चला गया, नेगेटिव ही हो गया। a में तो नेगेटिव कोई नंबर था ही नहीं, तो यहाँ पे कोई फर्दर बात करने का मतलब नहीं बनता। और अगर y इक्वल टू 5 पे बेटा आपको नेगेटिव आउटपुट मिल गया है तो इसके आगे फर्दर 6 लो 7 लो 8 लो 9 लो 10 लो उन सबको लेने का कोई मतलब नहीं बनता क्योंकि सारे पे हम लोग को क्या मिलेगा? नेगेटिव वैल्यूज मिलेगा। बोलो आ रहा समझ कि नहीं आ रहा समझ? हाँ सर। हाँ तो कुल मिला के बेटा a में कितना ऑर्डर्ड पेयर आया? मतलब a में नहीं सॉरी R में 3 क्या क्या? 6,0 0,4 और 3,2। ठीक है, अब यहाँ से बेटा डोमेन क्या बोल सकते हो? 603 डोमेन इज इक्वल टू 603 एंड रेंज क्या बोल सकते हो? 042 0 4 और 2। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया। रिस्पॉन्ड करो एक बार, हाँ या ना? हाँ सर हाँ सर। अच्छा, अब ये एक फालतू बात बोल रहा है, बोले एरो डायग्राम भी बनाओ।
एरो डायग्राम बनाते हैं, देखो ये दोनों सेट कौन कौन होगा, ए और बी की ए और ए? ए और ए। ए और ए के अंदर में कंटेंट क्या क्या है बेटा? 1 to 10। 0 से 10 है बेटा, वो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये रुक जाओ, एट 9 10। क्लियरली दिखाई दे रहा है आप लोग? एक बार रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। मतलब रिलेशन बनाते समय एक बार आपको लिखना तो सारा ही पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है, कुछ कम नहीं होना चाहिए। अब हाँ, इसके बाद में ये जरूर है कि जिनके जिनके बीच में ऑर्डर्ड पेयर है उन्हीं के बीच में हम लोग एरो बनाएंगे। ये हो गया। अब बताओ आप लोग कि कनेक्शन किसके किसके बीच में है? 6 से 0। एक सेकंड रुको, तो गायब हो गया ये। एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको, कुछ गड़बड़ हो गई। 8 9 10। अब बताओ किसका किसका बोल रहे हो? फिर गायब हो गया। अरे पता नहीं क्या हो रहा है। एक सेकंड रुको, मैं बना ही लेता हूँ। थोड़ा बड़ा गोला बना लेते तो मैं लिख पाऊंगा। चलो बताओ आप लोग कि किसका किसका एरो बनाना है। 6 से कहाँ पे? 6 से 0। 6 to 0, ठीक है। और 0 से 4। 0 से 4 और 3 से 2। 3 से 2। बस ये इतना सा बनेगा, बाकी लोग ऐसे फालतू खाली बैठा रहेगा, ठीक है। और इस फोटो के नीचे आप क्या लिख दोगे कि ये क्या चीज का रिप्रेजेंटेशन है? ये है आर का रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। स्टूडेंट्स आया समझ, नहीं आया समझ? हाँ सर। हाँ सर। ओके, तो आई थिंक ये क्लियर है सबको। अब इसके साथ में बेटा देखो कि एक्स्ट्रा क्वेश्चंस का भी कलेक्शन एक तरीके से आप ऐसा समझिए कि खत्म, ठीक है। रिलेशन पे इतने ही सवाल करना था हम लोग को। नेक्स्ट एक नया हेडिंग है, ये भी रिलेशन के अंदर ही आता है, ठीक है। नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम एनी सेट ए टू सेट बी, ठीक है। ये सेट ए टू सेट ए में भी यही लॉजिक लगेगा। अब ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, थोड़ा बस ध्यान से सुनना आप लोग। हाँ, पहले मेरे को ये बताओ कि अगर कोई भी सेट है कैपिटल ए जिसके अंदर में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी कि उसका कार्डिनैलिटी है p, और कोई एक सेट है कैपिटल बी उसके अंदर में एलिमेंट्स ये उसका कार्डिनैलिटी है q, तो a इंटू बी में कितना ऑर्डर्ड पेयर्स होता है? रिस्पॉन्ड करो। Q PQ। pq मतलब कार्डिनैलिटी ऑफ a टाइम्स कार्डिनैलिटी ऑफ b व्हिच इज इक्वल टू pq, इतना एलिमेंट्स होता है। अच्छा, अगर a के अंदर में बेटा p एलिमेंट्स हैं तो क्या आपको याद है कि इसके पावर सेट में कितना एलिमेंट्स होगा? 2 के पावर P 2 to the power 3। वेरी गुड। बी में अगर बेटा q एलिमेंट्स है तो इसके पावर सेट में कितना एलिमेंट होगा? 2 to the power Q। 2 to the power q। अच्छा, पावर सेट में हम क्या चीज को काउंट करते थे? पावर सेट में तो हम शायद नंबर ऑफ सबसेट को ही काउंट करते थे। सबसेट्स का सेट। हाँ। हाँ, तो अब मैं पूछ रहा हूँ कि a इंटू बी में यदि बेटा pq एलिमेंट्स हैं, a इंटू बी में अगर pq एलिमेंट्स हैं, तो मैं अगर आपसे पूछूं कि a इंटू बी का ओवरऑल नंबर ऑफ सबसेट्स कितना होगा तो क्या आंसर करोगे आप लोग? 2 2 के to the पावर power PQ PQ। 2 to the power pq,
अब देखो ध्यान से, मैं 2 स्टेटमेंट लिख रहा हूँ। सिंस टोटल नंबर ऑफ possible subsets of A into B is equal to 2 to the power PQ. Therefore, number of relation from A to B is equal to 2 to the power P. ये वाला बात समझ में आया? क्योंकि A into B का सबसेट ही तो रिलेशन होता था। हाँ सर। तो जितना ज्यादा नहीं सबसेट समझा। उतना सारा रिलेशन। आप अपने कॉपी में बेटा एक काम करो, उसका डेफिनेशन खोलो, रिलेशन का डेफिनेशन। अब मेरे में बहुत ऊपर है, उतना स्क्रॉल नहीं करूंगा मैं। आप अपने कॉपी में खोलो, रिलेशन का डेफिनेशन देखो, रिलेशन का फर्स्ट पेज। हाँ सर। बताओ क्या लिखा हुआ। If R is a relation from A, नहीं, पूरा फुल डेफिनेशन पढ़ो बेटा। Let A and B be any two non-empty sets, then a relation R from A to B subset of A into B. A into B मतलब वहां पे क्लियरली बताया हुआ है कि रिलेशन किसको बोलोगे? सबसेट को। किसके सबसेट को? A into B के सबसेट को। देवेश आया समझ ये लाइन? हाँ सर। तो A into B का जितना ज्यादा पॉसिबल सबसेट्स होगा, अभी मैंने आपको बताया कि अगर A में P एलिमेंट्स है और B में Q एलिमेंट्स है, तो A into B में कितना एलिमेंट होगा? P into Q एलिमेंट होगा, ठीक है। और इसका टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा? 2 के पावर में P into Q। तो जितना हाँ सबसेट सर होगा समझ। सारा सबसेट एक एक रिलेशन रिप्रेजेंट करेगा। तो इसीलिए टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितना हो जाएगा? 2 to the power PQ। बोलो स्टूडेंट्स, आया समझ नहीं आया समझ? हाँ सर। एक बार और मैं कंफर्म करना चाहूंगा, थोड़ा सा आप लोग एनर्जी दिखाओ, और अगर नहीं समझ में आया तो हेजिटेट करने का बात नहीं बेटा, पूछ सकते हो। मैं ट्राई करूंगा कोई दूसरे तरीके से समझाने का, अगर नहीं समझ में आया तो। क्लियर है सबको? ये थोड़ा एनर्जी दिखाओ, बताओ। हाँ हाँ सर। सर। ओके, ऑलराइट। तो फिर बेटा एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर में, ठीक है। या एक क्वेश्चन अपना छूटा हुआ था एनसीईआरटी का, जो इस लॉजिक पे बेस्ड था, मैं पहले वो करा देता हूँ, और फिर एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन एंड उसके साथ में रिलेशंस का जो पोर्शन है वो अपना ओवर हो जाएगा। देखो ये वाला क्वेश्चन, लेट A is equal to x, y, z and B is equal to 1, 2. Find the number of relations from A to B. रिस्पॉन्ड करो आप लोग, क्या होना चाहिए? 64 64 मतलब सोल्यूशन में 64. 64 ऐसे प्रेजेंट करेंगे हम लोग। कार्डिनलिटी ऑफ A इक्वल टू 3, कार्डिनलिटी ऑफ B इज इक्वल टू 2, so therefore number of relation from A to B is equal to 2 के पावर में, जैसे A से B पे रिलेशनशिप आपको चाहिए ना, तो मन में यही सोचो कि कार्डिनलिटी ऑफ A इंटू कार्डिनलिटी ऑफ B, तो ये कितना हो जाएगा? 2 के पावर में 3 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 2 के पावर में 6 विच इज इक्वल टू 64। स्टूडेंट्स ये आया समझ, नहीं आया समझ? हाँ सर। सर हाँ, कभी मतलब अगर वैल्यूज मतलब बहुत सारा होगा तो उसका पूरा सॉल्व करना पड़ेगा या फिर ना 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 ना, आप पावर में छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं अगर बहुत ज्यादा बड़ा है तो, ठीक है। अच्छा यहीं पे अब मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं कराता हूँ आप लोगों को, यहीं पे मैं कुछ क्वेश्चंस अपने साइड से पूछ लेता हूँ, ठीक है। आप लोग आंसर करने का ट्राई करना उसमें। इस सिचुएशन में बेटा नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम A टू A कितना होगा? 2 to the power 9। 512 2 to the power 9 512, मतलब 2 to the power 9 भी छोड़ सकते हो। ये लॉजिक सबको समझ में आया? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। मतलब A से A पे रिलेशन चाहिए तो 2 के पावर में क्या होगा? पहला भी कार्डिनलिटी ऑफ A और दूसरा भी कार्डिनलिटी ऑफ A, अल्टीमेटली ये कितना हो जाएगा? 2 के पावर में 3 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 2 के पावर में 9। मतलब ऐसा भी सवाल हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट बेटा सोच के बताओ आप लोग,
नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम बी टू बी 16. इस सिचुएशन। हाँ कितना? 4 2 to the 16. power 16 4 या 16 चलो ठीक है। मतलब इसका लॉजिक क्या होगा? लॉजिक इसका यही होगा कि 2 की पावर में क्या लिखेंगे हम लोग? कार्डिनैलिटी ऑफ बी इनटू कार्डिनैलिटी ऑफ बी, ठीक है, विच इज इक्वल टू द 2 के पावर में 4 into 4, नो सॉरी 2 into 2, क्योंकि कार्डिनैलिटी ऑफ बी अपने को 2 दिया हुआ है, तो अल्टीमेटली ये हो जाएगा 2 के पावर में 4 विच इज 16। स्टूडेंट्स आया समझ कि नहीं आया समझ? हाँ हाँ सर। सर. बस एक आखिरी क्वेश्चन बेटा, कि जैसे इसमें A to B पूछा हुआ था, अगर कोई आपको B to A पूछता है कि नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम B to A, उसका आंसर भी कितना होता है? 64। Same. सेम। मतलब A to B जितना रिलेशंस एग्जिस्ट करेगा, B to A भी उतना ही रिलेशंस एग्जिस्ट करेगा, खाली क्या है कि रिलेशन का जो कंटेंट है वो डिफरेंट होगा। ठीक है, ये चीज का फील आ रहा है सबको? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। चलो ठीक है बेटा, तो इसके साथ में देखो रिलेशंस वाला जो पोर्शन है हम लोग का वो हो गया ओवर। ठीक है, रिलेशंस में हम लोग को इतना ही पढ़ना था।